किशन एक मुफलिस किसान था। उसके 2 बेटे थे, राघव और सुरेश। राघव सुस्त और निकम्मा था, लेकिन सुरेश उतना ही मेहनती था। वो मेहनत पर यकीन करता था। एक रोज की बात है। राघव, तुम पूरे दिन सोते ही रहते हो, कोई काम धंधा नहीं करते। जब देखो मैं तुम्हें सोता हुआ ही देखता हूँ। तुमने थोड़ा बहुत खाया तो खाया, नहीं तो तुम्हें खाने तक की फिक्र नहीं होती। बस सोने को बोल दो जितना भी। क्या है अब्बू जान, अभी तो मैं इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था। बस मैं बादशाह बनने ही वाला था। इतने में आपने मुझे जगा दिया। आप हमेशा गलत वक्त पर आ जाते हैं। मैं अमीर होते होते रह जाता हूँ। भाईजान, ख्वाब में अमीर होने से क्या होता है? बात तो तब है जब हकीकत में हमें कुछ पैसे मिले, और वो ख्वाब देखने से नहीं बल्कि मेहनत करने से होते हैं। आप अगर सोते रहोगे तो आप बादशाह नहीं बन पाओगे। चलो उठो, हम कुछ काम करते हैं। सुरेश, तू अपनी नसीहत ना अपने पास ही रख। अगर तू चौराहे पर बैठकर ये नसीहत देगा तो अच्छे पैसे मिलेंगे। तुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे मेरे ख्वाबों के साथ ही रहने दे और जा, तू ही कोई काम धंधा कर, और जो कुछ पैसे मिले तो मुझे भी दे देना। मैं भी थोड़े बहुत खर्च कर लिया करूँगा। इसी तरह से राघव और सुरेश में बहस होती है। राघव सुरेश की एक भी बात नहीं मानता था और सोता ही रहता था। उसे काम करना पसंद नहीं था। एक रोज की बात है, सुरेश मायूस होकर बैठा था। इसी फिक्र में था कि क्या किया जाए ताकि घर के हालात सुधर सके। हमारे घर के हालात अच्छे नहीं हैं। हमारी अम्मी भी हमारे साथ नहीं है। अगर अम्मी होती तो कम से कम 2 वक्त की हमें रोटी भी तो बना कर देती। रोटी भी हमें ही बनानी पड़ती है और कमाना भी हमें ही पड़ता है। ऐसा क्या करूं जो अपने घर के हालात को सुधार सकूं? तभी वहाँ किशन आता है और उसे मायूस देखकर उससे पूछता है, क्या हुआ बेटा, इतना मायूस होकर क्यों बैठे हो? अब्बू जान, मैं कुछ करना चाहता हूँ जिससे हमारे घर के हालात बेहतर हो सकें। भाईजान तो कोई काम करते नहीं और आपकी भी उम्र हो चली है। बेटा, तुम सही फरमा रहे हो। अब मेरे अख्तियार में कुछ नहीं रहा। हमारे पास कुछ और तो है नहीं, बस हमारे पुरखों की थोड़ी सी जमीन है। उस जमीन पर कुछ नहीं उगता। वो एक बंजर जमीन है। अगर उस पर कुछ होता तो हमें खाने के लाले न पड़ते, उसी से कुछ खा लिया करते। मैंने उस पर कई दफा खेती करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कुछ उगता ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप फिक्र ना करें। आपने कई दफा कोशिश की तो क्या हुआ, एक दफा मैं भी कोशिश करके देखता हूँ। क्या मालूम मैं उसमें मेहनत करके कुछ उगा सकूं। ठीक है, वो चीनी के मिल के पास जो 1.5 बीघा जमीन है वो हमारे पुरखों की जमीन है। तुम चाहो तो उस पर मेहनत करके देख लो, क्या मालूम कुछ उपज हो जाए। सुरेश जमीन की जानिब चल पड़ता है। वहाँ जाकर उस जमीन को देखकर मायूस हो जाता है, क्योंकि वो जमीन बंजर पड़ी हुई थी। फिर भी वो उस जमीन पर मेहनत करने की सोचता है और हल से उस खेत को जोतने के लिए चल पड़ता है। अरे ये तो वाकई बंजर जमीन है। इसमें जुताई करने के लिए बैलों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बैलों की जोड़ी तो मेरे पास है ही नहीं। मैं खुद ही बैलों की कमी को पूरा कर लेता हूँ और अपने कंधे पर हल को रखकर इस खेत की जुताई कर लेता हूँ। सुरेश उस खेत पर पूरी मेहनत से काम करता है। उसी खेत में मेहनत करते करते कई रोज गुजर जाते हैं, लेकिन उस खेत में कुछ भी होने के आसार नजर नहीं आते। वो थक कर पसीने से तरबतर हो मायूस होकर एक जगह बैठ जाता है। तभी बुरके में एक खातून उसके पास आती है। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बेटा, कई रोज से कुछ नहीं खाया। अम्मा, मेरे तो खुद के खाने पे आफत पड़ी हुई है, मैं तुझे क्या दे दूं? ए बेटा, कुछ तो तेरी पोटली में रखा होगा, कुछ भी खिला दे। बहुत जोरों की भूख लगी है। देख, धूप बहुत तेज है। अब और आगे भीख मांगने के लिए जाने की हिम्मत नहीं हो रही। अम्मा, मेरे पास सिर्फ एक रोटी और प्याज है, और तो कुछ मैं दे नहीं सकता। आज तुम ये रोटी खा लो और मैं पानी ही पीकर आज का दिन गुजार लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आज तूने मुझे पेट भरने के लिए रोटी दी है। अपना पेट काट कर अल्लाह तेरे घर में बरकत दे, तुझे किसी चीज की कमी ना हो। अम्मा, मेरे घर तो रोटी पे भी आफत है। मेरे घर बरकत कहाँ से होगी? एक खेत मिला है, वो भी बंजर है। उस पर खेती करने की सोचता हूँ, लेकिन इस खेत में कुछ उगता ही नहीं। एक भाई है, वो इतना आलसी है कि उसे सोने से फुर्सत नहीं। एक वालिद है जो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके अख्तियार का कुछ रहा ही नहीं। बेटा, इतना परेशान ना हो, मैं तुझे ये पत्थर देती हूँ। इन्हें अपने खेत में डाल दे और अपने घर चला जा।
अम्मा, मेरे खेतों में पत्थरों के अलावा और कुछ है ही नहीं। तूने 4 पत्थर और दे दिए मुझे खेत में डालने के लिए। इनसे भला मेरा क्या होगा? चल, तेरे ये 4 पत्थर भी अपने खेत में फालतू में डाल देता हूँ। जमीन तो बंजर है ही और बंजर हो जाएगी। मेरे नसीब में पत्थरों के अलावा है ही क्या? ला, ये 4 पत्थर भी मुझे दे, मैं इन्हें भी खेत में डाल देता हूँ। सुरेश उन पत्थरों को लेकर खेत में डाल देता है और मायूस होकर घर की जानिब चल देता है। दूसरी सुबह जब वो अपने खेत पर आता है तो देखकर हैरान हो जाता है। पूरा खेत सफेद पड़ा हुआ था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके खेत में ये क्या हो रहा है। वो करीब जाकर देखता है तो पूरा खेत अंडों से भरा होता है। पूरे खेत में अंडे ही अंडे होते हैं। अरे ये क्या? पूरा खेत अंडों से भरा हुआ है। अभी रात तक तो इस खेत में और कुछ भी नहीं था। अब ये इतने सारे अंडे कहाँ से आ गए? कहीं ये अम्मा के 4 पत्थरों का करिश्मा तो नहीं? सुरेश अंडे पाकर बेहद खुश होता है, लेकिन फिक्रमंद भी होता है क्योंकि उसके कस्बे में तो कोई अंडे खाता ही नहीं है। वो सोचता है कि अब इन अंडों का वो क्या करे। ये बात पूरे गांव में आग की मानिंद फैल जाती है और कुछ बुजुर्ग लोग आकर उसे मशवरा देते हैं, जिसमें से एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी कहता है, बेटा, तुम्हारी खेती बहुत ही अजीब हो रही है। हमारे कस्बे में तो कोई अंडा है ही नहीं और तुमने अंडों की खेती कर डाली। बाबा, अब मैं क्या करूं? मेरे खेत में तो अंडे ही अंडे हैं। इसके अलावा तो मेरे खेत में कुछ और है ही नहीं। पहले तो ये बंजर पड़ी हुई थी, अब हुए भी तो अंडे हुए जो किसी काम के नहीं। बेटा, मायूस ना हो। हमारे कस्बे से बाहर निकलकर कुछ मील के फासले पर एक मुस्लिम कस्बा है जहाँ पर तुम्हारे अंडे फरोख्त होंगे। तुम वहाँ जाकर ये अंडे फरोख्त कराना। सुरेश को ये तरकीब बहुत अच्छी लगती है। वो सारे अंडों को एक ट्रक में भरकर करीब के गांव में फरोख्त करने जाता है, जहां उसके अंडे हाथों हाथ बिक जाते हैं और सब उसके पास से ही अंडे खरीदना चाहते हैं। अब सुरेश अंडे वाले के नाम से फेमस और अमीर हो जाता है। किशन एक मुफलिस किसान था। उसके 2 बेटे थे, राघव और सुरेश। राघव सुस्त और निकम्मा था, लेकिन सुरेश उतना ही मेहनती था। वो मेहनत पर यकीन करता था। एक रोज की बात है। राघव, तुम पूरे दिन सोते ही रहते हो, कोई काम धंधा नहीं करते। जब देखो मैं तुम्हें सोता हुआ ही देखता हूँ। तुमने थोड़ा बहुत खाया तो खाया, नहीं तो तुम्हें खाने तक की फिक्र नहीं होती। बस सोने को बोल दो जितना भी। क्या है अब्बू जान, अभी तो मैं इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था। बस मैं बादशाह बनने ही वाला था। इतने में आपने मुझे जगा दिया। आप हमेशा गलत वक्त पर आ जाते हैं। मैं अमीर होते होते रह जाता हूँ। भाईजान, ख्वाब में अमीर होने से क्या होता है? बात तो तब है जब हकीकत में हमें कुछ पैसे मिले, और वो ख्वाब देखने से नहीं बल्कि मेहनत करने से होते हैं। आप अगर सोते रहोगे तो आप बादशाह नहीं बन पाओगे। चलो उठो, हम कुछ काम करते हैं। सुरेश, तू अपनी नसीहत ना अपने पास ही रख। अगर तू चौराहे पर बैठकर ये नसीहत देगा तो अच्छे पैसे मिलेंगे। तुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे मेरे ख्वाबों के साथ ही रहने दे और जा, तू ही कोई काम धंधा कर, और जो कुछ पैसे मिले तो मुझे भी दे देना। मैं भी थोड़े बहुत खर्च कर लिया करूँगा। इसी तरह से राघव और सुरेश में बहस होती है। राघव सुरेश की एक भी बात नहीं मानता था और सोता ही रहता था। उसे काम करना पसंद नहीं था। एक रोज की बात है, सुरेश मायूस होकर बैठा था। इसी फिक्र में था कि क्या किया जाए ताकि घर के हालात सुधर सके। हमारे घर के हालात अच्छे नहीं हैं। हमारी अम्मी भी हमारे साथ नहीं है। अगर अम्मी होती तो कम से कम 2 वक्त की हमें रोटी भी तो बना कर देती। रोटी भी हमें ही बनानी पड़ती है और कमाना भी हमें ही पड़ता है। ऐसा क्या करूं जो अपने घर के हालात को सुधार सकूं? तभी वहाँ किशन आता है और उसे मायूस देखकर उससे पूछता है, क्या हुआ बेटा, इतना मायूस होकर क्यों बैठे हो? अब्बू जान, मैं कुछ करना चाहता हूँ जिससे हमारे घर के हालात बेहतर हो सकें। भाईजान तो कोई काम करते नहीं और आपकी भी उम्र हो चली है। बेटा, तुम सही फरमा रहे हो। अब मेरे अख्तियार में कुछ नहीं रहा। हमारे पास कुछ और तो है नहीं, बस हमारे पुरखों की थोड़ी सी जमीन है। उस जमीन पर कुछ नहीं उगता। वो एक बंजर जमीन है। अगर उस पर कुछ होता तो हमें खाने के लाले न पड़ते, उसी से कुछ खा लिया करते। मैंने उस पर कई दफा खेती करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कुछ उगता ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप फिक्र ना करें।
आपने कई दफा कोशिश की तो क्या हुआ, एक दफा मैं भी कोशिश करके देखता हूँ, क्या मालूम मैं उसमें मेहनत करके कुछ उगा सकूं। ठीक है, वो चीनी के मिल के पास जो 1.5 बीघा जमीन है वो हमारे पुरखों की जमीन है। तुम चाहो तो उस पर मेहनत करके देख लो, क्या मालूम कुछ उपज हो जाए। सुरेश जमीन की जानिब चल पड़ता है। वहाँ जाकर उस जमीन को देखकर मायूस हो जाता है, क्योंकि वो जमीन बंजर पड़ी हुई थी। फिर भी वो उस जमीन पर मेहनत करने की सोचता है और हल से उस खेत को जोतने के लिए चल पड़ता है। अरे ये तो वाकई बंजर जमीन है, इसमें जुताई करने के लिए बैलों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बैलों की जोड़ी तो मेरे पास है ही नहीं। मैं खुद ही बैलों की कमी को पूरा कर लेता हूँ और अपने कंधे पर हल को रख कर इस खेत की जुताई कर लेता हूँ। सुरेश उस खेत पर पूरी मेहनत से काम करता है। उसी खेत में मेहनत करते करते कई रोज गुजर जाते हैं, लेकिन उस खेत में कुछ भी होने के आसार नजर नहीं आते। वो थक कर पसीने से तरबतर हो मायूस होकर एक जगह बैठ जाता है। तभी बुरके में एक खातून उसके पास आती है। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बेटा, कई रोज से कुछ नहीं खाया। अम्मा, मेरे तो खुद के खाने पे आफत पड़ी हुई है, मैं तुझे क्या दे दूं? ए बेटा, कुछ तो तेरी पोटली में रखा होगा, कुछ भी खिला दे, बहुत जोरों की भूख लगी है। देख धूप बहुत तेज है, अब और आगे भीख मांगने के लिए जाने की हिम्मत नहीं हो रही। अम्मा, मेरे पास सिर्फ एक रोटी और प्याज है और तो कुछ मैं दे नहीं सकता। आज तुम ये रोटी खा लो और मैं पानी ही पीकर आज का दिन गुजार लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आज तूने मुझे पेट भरने के लिए रोटी दी है। अपना पेट काट कर अल्लाह तेरे घर में बरकत दे, तुझे किसी चीज की कमी ना हो। अम्मा, मेरे घर तो रोटी पे भी आफत है, मेरे घर बरकत कहाँ से होगी। एक खेत मिला है, वो भी बंजर है, उस पर खेती करने की सोचता हूँ, लेकिन इस खेत में कुछ उगता ही नहीं। एक भाई है, वो इतना आलसी है कि उसे सोने से फुर्सत नहीं। एक वालिद हैं जो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके अख्तियार का कुछ रहा ही नहीं। बेटा इतना परेशान ना हो, मैं तुझे ये पत्थर देती हूँ, इन्हें अपने खेत में डाल दे और अपने घर चला जा। अम्मा, मेरे खेतों में पत्थरों के अलावा और कुछ है ही नहीं। तूने 4 पत्थर और दे दिए मुझे खेत में डालने के लिए, इनसे भला मेरा क्या होगा। चल, तेरी ये 4 पत्थर भी अपने खेत में फालतू में डाल देता हूँ। जमीन तो बंजर है ही और बंजर हो जाएगी, मेरे नसीब में पत्थरों के अलावा है ही क्या। ला, ये 4 पत्थर भी मुझे दे, मैं इन्हें भी खेत में डाल देता हूँ। सुरेश उन पत्थरों को लेकर खेत में डाल देता है और मायूस होकर घर की जानिब चल देता है। दूसरी सुबह जब वो अपने खेत पर आता है तो देखकर हैरान हो जाता है। पूरा खेत सफेद पड़ा हुआ था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके खेत में ये क्या हो रहा है। वो करीब जाकर देखता है तो पूरा खेत अंडों से भरा होता है। पूरे खेत में अंडे ही अंडे होते हैं। अरे ये क्या, पूरा खेत अंडों से भरा हुआ है। अभी रात तक तो इस खेत में और कुछ भी नहीं था, अब ये इतने सारे अंडे कहाँ से आ गए। कहीं अम्मा के 4 पत्थरों का करिश्मा तो नहीं। सुरेश अंडे पाकर बेहद खुश होता है, लेकिन फिक्रमंद भी होता है, क्योंकि उसके कस्बे में तो कोई अंडे खाता ही नहीं है। वो सोचता है कि अब इन अंडों का वो क्या करे। ये बात पूरे गांव में आग की मानिंद फैल जाती है और कुछ बुजुर्ग लोग आकर उसे मशवरा देते हैं, जिसमें से एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी कहता है, बेटा तुम्हारी खेती बहुत ही अजीब हो रही है। हमारे कस्बे में तो कोई अंडा है ही नहीं और तुमने अंडों की खेती कर डाली। बाबा, अब मैं क्या करूं, मेरे खेत में तो अंडे ही अंडे हैं, इसके अलावा तो मेरे खेत में कुछ और है ही नहीं। पहले तो ये बंजर पड़ी हुई थी, अब हुए भी तो अंडे हुए जो किसी काम के नहीं। बेटा मायूस ना हो, हमारे कस्बे से बाहर निकलकर कुछ मील के फासले पर एक मुस्लिम कस्बा है, जहाँ पर तुम्हारे अंडे फरोख्त होंगे। तुम वहाँ जाकर ये अंडे फरोख्त कराना। सुरेश को ये तरकीब बहुत अच्छी लगती है। वो सारे अंडों को एक ट्रक में भरकर करीब के गांव में फरोख्त करने जाता है, जहां उसके अंडे हाथों हाथ बिक जाते हैं और सब उसके पास से ही अंडे खरीदना चाहते हैं। अब सुरेश अंडे वाले के नाम से फेमस और अमीर हो जाता है। दुर्गापुर नाम के एक गांव में तपन नाम का एक लड़का रहता था। वो दिखने में काफी तंदुरुस्त था, मगर उसे हर वक्त कुछ न कुछ खाने की आदत थी। उसके पापा की गांव में किराने की दुकान थी और माँ दिन भर घर का काम किया करती थी।
तपन बेहद आलसी लड़का था। वो बस दिन भर टीवी देखता रहता। तपन बेटा, आज तेरे स्कूल की छुट्टी है। तेरे दोस्त हर बार तुझे बुलाने आते हैं, मगर तू जाता ही नहीं। मगर माँ, मेरा मन नहीं करता, और अगर मैं बिना मन के उनके साथ खेलने गया तो मेरा उनसे किसी न किसी बात पर झगड़ा हो जाएगा। मगर बेटा, उस बात को 2 साल होने को आ गए हैं। माँ, आप इन लड़कों को नहीं जानती। अगर ये ऐसे ही दिन भर घर में पड़ा पड़ा खाता रहेगा और टीवी देखता रहेगा, तब तो ये बीमार पड़ जाएगा। मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं इस लड़के को? माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। हाँ हाँ, कुछ लाती हूँ। माँ, अगर घर में अचार पराठा रखा हो तो वही दे दो। माँ रसोई में जाकर तपन के लिए एक थाली लगाती है, जिसमें वो सब्जी, पराठा और अचार रखकर तपन के लिए ले आती है। तपन, आज थोड़ी सब्जी भी खा ले बेटा। तू रोज रोज रोटी के साथ अचार खाकर बोर नहीं होता है क्या? ये सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है बेटा। माँ, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। जो अच्छा लगता है बस खाओ पियो और ऐश करो। मगर बेटा, ऐसी लाइफस्टाइल से तू बीमार हो जाएगा। माँ, मैंने टीवी में देखा है, जिंदगी ऐसी ही जीना चाहिए। अब आप मुझे ये अचार और पराठे का आनंद लेने दीजिए बस। तपन अपनी थाली में पराठे के साथ सिर्फ अचार खाता है। तपन अगली सुबह स्कूल के लिए तैयार हो जाता है। माँ, मैं रेडी हो गया हूँ। मेरे टिफिन में आज आपने कौन सा अचार रखा है? आज मिक्स अचार है बेटा। ओके माँ। तपन माँ को बाय करके वहाँ से चला जाता है। यूं तो तपन आलसी और लापरवाह लड़का है, मगर इसके अलावा वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा बच्चा है। मालिक, मेरे बच्चे को सलामत रखना। माँ घर के अंदर वापस आती है। तभी पड़ोस की अनीता भाभी तपन की माँ के पास आती है। अरे हीना जीजी, क्या मौसम में कुछ गड़बड़ है? अरे नहीं अनीता, मौसम तो एकदम साफ लग रहा है। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था जीजी। दरअसल मेरे घर के अचार में कुछ अजीब तरह की फंगस लग गई है। ऐसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। अच्छा, नहीं, मेरे यहाँ का अचार तो बिल्कुल ठीक ठाक है। शायद किसी ने गीले हाथ से छू दिया होगा, इसीलिए बर्तन में हवा लग गई होगी। अरे नहीं जीजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो हर साल भर भर के अचार बनाती हूँ, आपको तो पता है ना। मगर पहली बार मेरे यहाँ अचार खराब हुआ है, और वो भी बहुत अजीब तरह से। मुझे तो इसका कोई आइडिया नहीं है अनीता। मुझे लगता है तुझे जानकी काकी से इस बारे में बात करनी चाहिए। हाँ जीजी, सही कह रही हो आप। मेरा बहुत नुकसान हो गया है, मैं उन्हीं से पूछ कर आती हूँ। हाँ, इतना कहकर अनीता वहाँ से चली जाती है। तभी तपन की माँ को एक फोन आता है। हेलो, कौन? हेलो आंटी, मैं लीना बोल रही हूँ। अरे हाँ बेटा, बोलो। मेरे पास तुम्हारी मम्मी आई थी, तुम्हारा नंबर नहीं था ना, इसलिए पहचान नहीं पाई। कोई बात नहीं आंटी, एक्चुअली मम्मी शहर गई हुई हैं, इसलिए मैं आपको फोन कर रही हूँ। हाँ हाँ बेटा, बोलो ना, क्या बात है? आंटी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है मुझसे कोई गलती हो गई है। अरे क्या हुआ बेटा? आंटी, मुझे भूख लग रही थी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जैसे ही थाली में अचार निकाला तो उसमें से अजीब सी बदबू आ रही है, और पता नहीं कितनी गंदी फंगस लगी हुई है उसमें। आप तो इतना अच्छा अचार बनाती है ना, मम्मी को भी आपने ही अचार बनाना सिखाया था, तो मैंने सोचा कि मेरी थोड़ी हेल्प कर देंगी आप। मुझे अचार बनाना सिखा दीजिए ना, वरना मम्मी मेरी हड्डियाँ तोड़ देंगी। ये सुनते ही तपन की माँ को झटका लगा कि एक ही जैसी बात 2 लोग कैसे कर रहे हैं। अब हाँ बेटा, तुम्हारा मन करे तो तुम आ जाना। माँ जैसे ही फोन रखती है, वो देखती है कि तपन स्कूल से जल्दी वापस आ गया। अरे, आज तो तुम्हारा कोई इम्तिहान नहीं था, फिर भी तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? पता नहीं माँ, स्कूल वालों ने इमरजेंसी में छुट्टी दी है। अब क्या हुआ है ये सब तो मैं नहीं जानता, बस मुझे इतना पता है कि मुझे भूख लग रही है। कपड़े बदल कर आता हूँ। आप प्लीज मुझे आज अचार के साथ एक नमकीन चावल दे दीजिए। स्कूल में कैसी इमरजेंसी आ गई है बेटा? तपन की माँ तपन से ये पूछती है कि तभी उनकी नजर बाकी स्कूल के लौट रहे बच्चों पर पड़ती है। अरे आखिर हो क्या रहा है हमारे गांव में? इतना सोचते हुए माँ रसोई घर में जाकर फटाफट नमकीन चावल बनाकर
उसमें जैसे ही अचार रखने के लिए बर्तन खोलती है, उसके हाथ से बर्तन छूटकर नीचे गिर जाता है और जमीन पर अचार फैल जाता है। बर्तन के टूटने की आवाज सुनकर तपन रसोई घर में आता है। माँ, आप ठीक है ना? ये कैसे हो गया? अरे हाँ, मैं ठीक हूँ बेटा, मगर माँ, इसमें से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है। हाँ बेटा, सुबह तक तो सब कुछ सही था। मुझे लगता है हमारे गांव में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तभी तपन के पापा घर पर आते हैं और तपन और उसकी माँ को आवाज लगाते हैं। तपन, हीना, अरे कहाँ हो तुम लोग? जल्दी आओ। तपन और माँ पापा की बात सुनकर उनके पास आते हैं। क्या हुआ पिताजी? अरे वो सरकार की तरफ से इमरजेंसी लगा दी गई है, सब कुछ बंद करवाया जा रहा है। मगर हुआ क्या है जी? ये तो कोई नहीं जानता, बस इतना पता है कि हमारे गांव में शायद कोई वायरस फैल गया है जो अभी सिर्फ खाने पीने की चीजों पर अटैक कर रहा है। हो सकता है वो इंसानों पर भी अटैक करे, इसीलिए हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाने पड़ेंगे। अरे घर में इतनी बदबू किस चीज की है? मुझे लगता है कि अभी इस वायरस ने हमारे घर के अचार पर अटैक किया है। सबके साथ हमारे घर का अचार भी सड़ गया है, उसी की बदबू है। अगर ऐसी बात है तो हमें अचार को घर से निकालकर कहीं दूर फेंकना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये वायरस और भी चीजों में फैल जाए। ठीक कह रहे हैं जी आप। तपन की माँ रसोई घर में जाती है और मुंह पर मास्क लगाती है और वो अचार को एक अलग बर्तन में भरकर पापा को देती है। पापा भी चेहरे पर मास्क लगाते हैं। तभी तपन भी अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए पापा से कहता है, पिताजी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, ये सब कुछ समझने लग गया हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप अकेले जाए, मैं आपके साथ चलूंगा। इतना कहकर तपन और उसके पापा जी गांव से थोड़ी दूर पर एक खंडहर के पास फेंकने के लिए चले जाते हैं। खंडहर के पास जाकर तपन और उसके पापा को जो दिखता है उससे उनके होश उड़ जाते हैं। पापा, यहाँ तो लगता है कि 2 मिनट के लिए अगर हम यहाँ रुके तो यहाँ पे जान चली जाएगी। कितनी बदबू है यहाँ। हाँ बेटा, मुझे लगता है गांव के सभी लोगों के घरों का आचार खराब हो गया है और सबने यही डाल दिया है। तपन और उसके पापा चारों ओर नजर घुमाकर देखते हैं। उन्हें हर जगह अचार का कीचड़ ही कीचड़ नजर आता है। वो भी अपने घर का अचार वहाँ डालकर वापस आ जाते हैं। पापा, मुझे अचार बहुत पसंद है। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं कभी अचार नहीं खा पाऊंगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं। समय हमेशा एक जैसा नहीं होता, ये बदलता जरूर है। थोड़े ही दिन में देखना, इस वायरस का पता चल जाएगा और तब इसकी दवा भी बना दी जाएगी और तुम दोबारा से अचार खा पाओगे। पापा और तपन घर पहुंचते हैं। देखते ही देखते गांव में खामोशी छा जाती है। गांव की गलियां, सड़कें, दुकानें, सब के सब खामोश हो जाते हैं। लोग अपने अपने घरों के अंदर बंद हैं। तपन और माँ खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। मम्मी और पापा खाना खाना शुरू कर देते हैं, मगर तपन खाना खाना शुरू नहीं करता। क्या हुआ बेटा? खाना ठंडा हो रहा है, खाओ ना। देखो, मैंने भिंडी की सब्जी, चावल, दाल और रोटियां बनाई हैं। कितना लाजवाब खाना है, थोड़ा खाकर तो देखो तपन। मम्मी, मुझे माफ कर देना। क्या हुआ बेटा? आप हमेशा कहती थी ना कि मुझे अचार के अलावा कुछ खाना चाहिए, लेकिन मैंने आपकी बात कभी सुनी नहीं। आज देखिए ना, मेरे थाली में कितना कुछ है, मगर मुझसे खाया ही नहीं जा रहा। काश मैं आपकी बात मान लेता और सब्जी खाना सीख लेता। बेटा, ये टेस्ट हमारी जबान से पहले हमारे दिमाग में होता है। तुम टेस्ट को लेकर ज्यादा सोचो मत, बल्कि अपने हेल्थ के बारे में सोचो। तब देखो तुम्हें यही खाना कितना अच्छा लगने लगेगा। आप ठीक कहते हैं पापा। तपन बेमन से खाना खाना शुरू करता है। वो पूरी थाली फिनिश कर देता है। आज पहली दफा उसने ऐसा किया। उसे यकीन नहीं होता कि वो बिना अचार के भी रोटी खा सकता है। तपन की सुबह सुबह आंख खुलती है और वो एक नोटबुक लिखने बैठ जाता है। तभी उसकी माँ पूजा की थाली लिए उसके कमरे में आती है। अरे बेटा, उठते ही पढ़ने बैठ गए? तेरा तो स्कूल बंद है ना? हाँ माँ, स्कूल तो बंद है, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, बस उसी को लिख रहा हूँ। ठीक है बेटा, मगर जल्दी से हाथ मुंह धोकर बाहर आ जा। तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है मैंने। नाश्ता करते वक्त उसके पापा
तपन से पूछते हैं। तपन, सब ठीक है ना बेटा? तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। नहीं पिताजी, मैं एकदम ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और इसी तरह रोज सुबह होते ही तपन उठते ही नोटबुक में कुछ लिखना शुरू कर देता है और फिर दिन भर कभी माँ कभी पापा के साथ उनके कामों में हाथ भी बटाता है। मम्मी और पापा जानते थे कि तपन पढ़ाई में बहुत अच्छा है, मगर इसके बावजूद भी कभी तपन को इतनी शिद्दत से कुछ लिखते पढ़ते नहीं देखा था उन्होंने। हीना, तपन को क्या हुआ है? आजकल जब देखो एक नोटबुक में कुछ लिखता रहता है, किसी को दिखाता भी नहीं है और बताता भी नहीं है कि क्या चल रहा है। हाँ, मैंने भी ये बात गौर की है जी। मुझे भी तपन का ये सब करना समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कुछ तो गलत हो रहा है। मुझे बस इसी बात की फिक्र लगी रहती है। तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। पापा उसी रात को जब तपन सो रहा होता है तब उसके कमरे में जाकर उसकी नोटबुक चेक करते हैं। अगली सुबह तपन बेहद खुश नजर आ रहा है। आज वो उठते ही नोटबुक पर कुछ नहीं लिखता, बल्कि एक बकेट में पानी भर के किचन से कुछ सामान लेता है और उन्हें मिक्सर में चलाता है और उसका पाउडर बनाकर उस पानी में डाल देता है। वो अब अपने पूरे गांव में उस पानी से स्प्रे करता है और अपनी मम्मी से कहता है, माँ, क्या तुम आज मेरे लिए अचार बना सकती हो? मगर बेटा। अगर मगर छोड़ो माँ, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? हाँ बेटा, मैं बनाती हूँ, मगर इसमें 2-3 दिन का वक्त लगेगा। कोई बात नहीं माँ, मैं वेट करूँगा। आप प्लीज मेरे लिए अचार बना दो ना। मम्मी अचार बनाकर 2-3 दिन घर में आ रहे धूप में उसे रखती है और फिर चौथे दिन तपन से कहती है, बेटा अचार तो बन गया है, मगर मेरी इस जार का ढक्कन खोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। अगर ये अचार भी सड़ गया तो? तपन अपनी मम्मी से कुछ नहीं कहता। वो चुपचाप से जार का ढक्कन खोलता है और उसमें से अचार निकालकर खाता है। माँ, क्या अचार बनाया है? मजा आ गया। मगर तपन, तुमने ये सब कैसे किया? क्या किया, कैसे किया, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा पापा। पहले आप मेरे साथ उस खंडर में चलिए जहाँ अचार का कीचड़ जमा हुआ है, नहीं तो उसकी वजह से हमारे गांव में कोई और बीमारी फैल जाएगी। अरे, मुझे कोई बताएगा कि हो क्या रहा है? माँ, पहले हमें खाना लगा कर दो, सब्जी और अचार के साथ, तब सब कुछ बताऊंगा। पापा, मम्मी और तपन खाना खाने बैठते हैं। तब तपन कहता है, माँ, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। अपने आलस के चक्कर में कभी अपने हुनर को पहचान ही नहीं पाया। आज जब भी अपने गांव में आफत आई तब पता चला कि मैं इसका सलूशन निकाल सकता हूँ, और बस मैंने ठान लिया और करके दिखाया। वैसे ये सही भी तो है ना कि अब इस वायरस के चक्कर में कम से कम मेरा आलस तो खत्म हुआ और साथ में मैं सब्जियां खाना भी सीख गया। माँ, थोड़ा अचार और देना प्लीज। मम्मी और पापा तपन की बातें सुनकर हंसते हैं।